सुनो भाई, अभी आप सुनो। देखो, जो मैंने ना तुम्हें लास्ट क्लास में थोड़ा सा मतलब कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके बारे में एक छोटा सा ये मान लो एग्जांपल करवाया था, और कहा था कि इलिस्ट्रेशन जो फर्स्ट है और सेकंड ट्राई करना है उसे बस, ठीक है। नहीं, क्या अच्छी बात है। अपना थर्ड देखो, तो इसमें क्या रहेगी, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या करना है, सिंपल सा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है, और जितने नीचे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो देखो। भाई पहले एक बात ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चन को करवाने के बाद तुम्हें सिर्फ वो सारी बातें बताऊंगा जिसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं इसके अंदर। जैसे मान के चलो मैं ऐसा बोल दूं कि इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। ये मैंने बोला कि भाई कैश में, मतलब कि मैंने बोला इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इन कैश, तो क्या होगा, एक तो कैश बढ़ जाएगी मेरे पे, दूसरी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला मैंने बोला कि मैंने एक गुड्स को सोल्ड किया है, वो मतलब कि मान लो 40,000 का सामान था, उसको मैंने 30,000 में बेच दिया, तो 10,000 का लॉस हो गया। तो इस लॉस की एंट्री कहाँ करेंगे। इसके बाद ना सिर्फ मैं यही सारी बातें बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका पहले फॉर्मेट बना लो जो तुम्हारे पास है। पहला ट्रांसैक्शन है और बस यही है। भाई पहले मैं उस ट्रांसैक्शन है, फिर जाके असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल है। अब सुनो भाई, सबसे जो उसने पहली ट्रांजैक्शन बोली है उसमें क्या है कि राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। भाई राकेश ने क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, और कैश कितना है 1,50,000। तो भाई सिंपल सा इंट्रोड्यूस कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल है वो भी कैश में। तो क्या करेंगे भाई, पहले मेरे पास जो कैश है एक तो वो बढ़ जाएगा 1,50,000 से, और जो दूसरा है मेरे पास वो क्या है, कैपिटल ऐड हो जाएगा। भाई लायबिलिटी में तो कुछ नहीं आएगा, और कैपिटल भी 1 लाख मेरे पास क्या 1,50,000 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, जो दूसरा है मेरे पास कह रहा है कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश। हमने क्या किया भाई, फर्नीचर परचेज कैश। सिंपल सी बात है अगर हम फर्नीचर को परचेज करते हैं तो, और कैश में क्या है, तो कैश कम हो जाएगा मेरे पास और फर्नीचर क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रख के चल रहा भाई। इसमें ना जो तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं ये समझो। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा आता है ना, ऐसा बोल देगा कि एनी एंट्री विच अफेक्ट बोथ द असेट्स। मतलब कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बता दो जिसमें क्या है कि सिर्फ असेट्स इफेक्ट होती है। बात समझ आ रही है, मतलब कि डिक्रीज इन असेट्स भी होता है और इंक्रीज इन असेट्स भी होता है। तो मैं क्या बताऊंगा भाई, परचेज ऑफ फर्नीचर है, उसमें जो भी तुम्हारे पास लिखी हुई आ जाएगी, तुम्हें ध्यान रख के चलना है कि भाई हमने फर्नीचर, अगर मैंने क्या फर्नीचर परचेज किया, ये चीज। भाई दूसरी बात अगर तुम्हें बताऊं, मैंने बोला कि भाई सिर्फ लायबिलिटी और कैपिटल इफेक्ट होनी चाहिए, सिर्फ लायबिलिटी और कैपिटल इफेक्ट होनी चाहिए। इस टाइम कैसे आएगा भाई, अगर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात आती है ना, वो हमारी यही चीज है, ठीक है। बताऊंगा उसके अंदर कैसे कैसे चीजें हैं तो समझ में आ जाएगा। भाई दूसरा क्या, मैंने फर्नीचर परचेज किया है वो भी कैश में, परचेज फर्नीचर। तो भाई देखो जो फर्नीचर मैंने परचेज किया है वो कितने का है। फर्नीचर जो मेरे पास परचेज है वो है 20,000 रुपए का। तो पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे फर्नीचर का कॉलम ऐड होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो कैश मेरे पास 20,000 रुपए चले जाएंगे और फर्नीचर 20,000 रुपए से बढ़ जाएगा। और भाई लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा करूं कि वो जो दुकानदार है ना, ठीक है, उस दुकानदार ने क्या है कि जो फर्नीचर दिया है वो 20,000 का दिया है हमें, लेकिन उसकी असली कॉस्ट ना मेरे पास 15,000 थी,
उस दुकानदार ने जो मुझे फर्नीचर दिया है वो दिया है 20,000 का। देखो जो फर्नीचर है उसकी जो लागत है ना, कॉस्ट है फर्नीचर की, वो मेरे पास है 15,000 उस दुकानदार के लिए। लेकिन जो उसने मेरे को बेचा है ना, जो सेल किया है उसने मेरे को सेल किया है 20,000 का, तो बताओ मैं इसमें क्या एंट्री करूंगा। देखो जो फर्नीचर की जो लागत थी वो थी 15,000, लेकिन उसने मेरे को 20,000 में बेचा है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या एंट्री करूंगा पता है किसी को? भाई सिंपल से ध्यान रखना है, हमें अपने आप से मतलब होता है, ठीक है। उसके अकाउंट में क्या घुसे हम, ठीक है, मुझे पता है उसका 5,000 का प्रॉफिट है, उसके प्रॉफिट में क्या हो जाए हम ये देखेंगे हमने कितने का परचेज किया है। तो यहाँ पे क्या है 20,000 का, तो हम सिर्फ 20,000 की एंट्री करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला मैंने बोला राम ने हमको सामान बेच दिया, राम ने हमें सामान बेचा है, तो इसमें क्या समझना है, मतलब ऐसा एंट्री तुम्हारे पास ऐसी लिखी हुई आएगी, सोल्ड, राम सोल्ड गुड्स टू अस, राम ने हमको सामान बेचा, मतलब राम ने क्या है हमें सामान बेचा है। तो हमें समझना क्या है इसके अंदर, हम क्या कर रहे हैं भाई, हम खरीद रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो हमें क्या परचेज की एंट्री करनी है। तुम्हें हमेशा क्या ध्यान रख के चलना है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी की सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई जब भी 2 एंट्री हो जाती है इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। फिर सुनो भाई, जो मेरे पास ना इसका पहले कर दो, इतना 1,30,000, 1,30,000 और प्लस 20,000, और फिर जो इस साइड मेरे पास लायबिलिटी है 0, और जो कैपिटल है, ओ भाई यहाँ पे कैपिटल यहाँ क्यों आ गया, मैंने बात की सुनो, अरे यहाँ पे भाई इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मेरे पास क्या है कि देखो जो मैंने क्या है फर्नीचर परचेज किया ना, कैश में से माइनस हो जाएगा और फर्नीचर में ऐड हो जाएगा सिर्फ, सब देखते रहा करो बस। सुनो भाई तीसरा मेरे पास है क्या था कि परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। भाई हमने क्या किया है, महेश है उससे सामान परचेज किया है, किस पे, उधार पे परचेज किया है। अगर सिंपल सोचो, महेश से मैंने सामान खरीदा है उधार पे, भाई गुड्स है, गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक। जब भी गुड्स की बात आती है क्या ध्यान रखा है हमें, स्टॉक। तो भाई पहले तो यहां तक 0 था पहले मेरे पास। अब सुनो देखो, अगर मैंने क्या है कि गुड्स को परचेज किया है, ठीक है, और जो गुड्स परचेज किया है वो मेरे पास है महेश से क्या है 25,000 रुपए का क्रेडिट पे, तो उधार पे खरीदा मेरा क्रेडिटर पड़ जाएगा। अगर जब भी हम गुड्स को उधार पे खरीदते हैं तो क्या बढ़ता है भाई, क्रेडिटर बढ़ता है, और मैं दूसरा क्या मेरे पास गुड्स बढ़ जाएगा। तो देखो समझो यहाँ पे है क्या, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सुनो भाई देखो मेरे पास गुड्स तो यही, मतलब कि हमने अगर गुड्स को परचेज किया है तो पहले तो भाई स्टॉक में बढ़ जाएगा मेरे पास कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो स्टॉक है उसमें क्या है कि भाई 25,000 रुपीज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सुनो अगला क्या है मेरे पास, जो लायबिलिटी में एक क्रेडिटर नाम का बढ़ जाएगा, लायबिलिटी के अंदर क्या है क्रेडिटर बढ़ जाएगा, और क्रेडिटर कितना का भाई 25,000 का, और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ इतनी बात समझ आ रही है पहले? देखो अब भाई दोबारा इसका टोटल कर देंगे, 1,30,000 और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 20,000 और यहाँ पे है 25,000, और जो लायबिलिटी में मेरे पास आ गया 25,000 रुपये, और फिर जाके जो मेरे पास अगला है कैपिटल में है 1,50,000, ठीक है। फिर भाई जो मेरे पास 4 ट्रांसेक्शन है वो कह रहे कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, भाई उसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000 की, टू मोहन फॉर कैश 14,000। सिंपल सी बात, देखो मेरे पास एक सामान था जिसको बनाने में मुझे जो लागत लगी है, कॉस्ट लगी 10,000 है, मैंने बेचा श्याम को, मैंने जो सेल किया है वो क्या है 14,000 रुपये का, 14,000 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। भाई देखो हमें ना एक बात समझनी है, मैंने भी तुम्हें थोड़ी देर पहले ऐसा सेम लिखवाया था, लेकिन उसमें मैं तुम्हें क्या बात बताई थी कि ये जो कॉस्ट है वो उसकी कॉस्ट है, जिससे हम खरीद रहे हैं वो उसकी है, लेकिन ये क्या हम बेच रहे हैं। हम अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो मेरे पास क्या है कि कॉस्ट देखो 10,000 की कॉस्ट थी, और कितने बेचा मैंने इसको 14,000 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 4,000 का। और भाई ये जो मैंने बेचा है, ठीक है, वो कितने कैसा बेचा है मैंने, कैश में बेचा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि सोल्ड
गुड्स। अब सुनो भाई, मैंने अगर गुड्स को सोल्ड किया है तो कितने में बेचा है? 14,000 का। तो कैश जो मेरे पास आएगा वो आएगा 14,000। उसके बाद भाई मेरे पास फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टॉक क्या है? स्टॉक में से माइनस करेंगे कितने का? 10,000, क्योंकि 10,000 का मेरे पास से सामान चला गया। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4,000 का। मैंने बताया था जब भी प्रॉफिट होता है उसको लायबिलिटी में ऐड करते हैं ना। चलो याद है, चेक करता याद है नहीं तो भाई उसे कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में 4,000 का। ठीक है। अच्छा भाई, हाँ अरे इन सबका ध्यान हट जाता है इन सबका। मैं ऐसा कुछ भी गलत बोल दूंगा ना, बोलेगा हाँ। एक दिन मैंने पूछा था 2 + 3 = 6 होता ना? हाँ। ये 9th वाले बच्चों का हाल था। सबकी कुटाई लगाए थे फिर मैंने। तो भाई मेरे पास 144,000 है। इन सब के साथ तो बहुत था प्रैंक हुआ ऐसे ऐसे। 10th क्लास में हुआ था ना। तो भाई कितना मेरे पास? 154,000। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब सुनो तो भाई, और थोड़ा ना ध्यान ना यही रखना, ठीक है ना? तुम दोनों के स्पेस लिए सुनो भाई, जो मेरे पास 5th है वो कह रहा है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। भाई उसने बोला कि कैपिटल हमने दोबारा लगाई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे स्टार्टिंग की ट्रांजैक्शन थी वही सेम होगी। तो देखो उसने मेरे से क्या बोला कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 14,000। भाई उसने क्या है? 14,000 रुपये कैपिटल में दोबारा से लगाए हैं। तो इसमें हमें समझना क्या है भाई, अगर 14,000 दोबारा से उसने कैपिटल में लगा दिए तो इसमें कैश है, बैंक है। सुनो देखो उसने वैसे ना बता नहीं रखा कि कैश में लगाया है या बैंक में लगाया है। एडिशनल भाई 20,000 है ना, 20,000 का है। तो उसने क्या एडिशनल कैपिटल लगाई है 20,000 की। कैश बैंक नहीं बताया, हम कैश मान लेते हैं, हमारे पास क्या है? कैश ही है। तो क्या करते हैं इसको, मान लो कैश है तो एडिशनल कैपिटल। सुनो भाई, जो हमारे पास जो एडिशनल कैपिटल है इसका मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग में जैसे मैंने कैपिटल लगाई थी वही सेम, जो स्टार्टिंग में मैंने कैपिटल लगाई थी वही सारी बात आएगी ना, कि कैश बढ़ जाएगा और दूसरा कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही होगा ना? देखो तो भाई कितना है मेरे पास? यहाँ पे 20,000 है और प्लस फर्नीचर पे कुछ नहीं है, स्टॉक पे कुछ नहीं है और लायबिलिटी में भी कुछ ऐड नहीं होगा। और जो कैपिटल है उसमें कितना है? 20,000 रुपये। ये कितना आ जाएगा? 164। सुनो भाई, जो मेरे पास अब जो 6 वो जो है ट्रांजैक्शन कह रहे कमीशन रिसीव इन एडवांस। भाई सुनो, एक ना थोड़ी बात ध्यान रख के चलना। मेरे पास अगर कोई सी भी इनकम एडवांस में रिसीव होती है, कोई सी इनकम है मेरे पास और अगर वो एडवांस में रिसीव हो गई तो क्या लायबिलिटी नहीं होगी? जैसे मान के चलो कि कोई एक किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसने क्या किया कि भाई कंपनी वालों ने बोला कि अगर तुम एक ये मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब कि सेल करवाते हो ना, तो तुम्हें क्या इस पर कमीशन मिलेगा। और कमीशन कितना होगा? मान लो 10,000 होगा। अगर वो पहले लोगों को इंश्योरेंस दिलवाता है उसके बाद कमीशन लेता है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, मतलब कि कंपनी सीधा उसको पहले पेमेंट दे दी, कमीशन उसको पहले दे दिया ताकि खुश हो जाए और जल्दी जल्दी काम करे। अब ना वो उसके ऊपर ना 10,000 रुपये लायबिलिटी बन जाती है। बात समझ आ रही है? कभी भी अगर मेरे पास इनकम रिसीव इन एडवांस है, मतलब कि हमने इनकम को अभी तक ये मान लो कमाया नहीं है लेकिन मेरे को पहले ही मिल गया है, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? लायबिलिटी बोलते हैं। अब सुनो, तो मेरे पास क्या क्या पड़ता है? पहले अगर मैंने तुम्हें ये बताया कि किसी ने मेरे को 10,000 रुपये दिए, मान लो मैं कंपनी हूँ, किसी ने मेरे को 10,000 रुपये दिए और बोला कि भाई ले ये काम कर दे,
ठीक है। तो जो पेमेंट मेरे को बाद में देता उसने मेरे को पहले दे दी, तो वो मेरे पास हो जाती है लायबिलिटी। कब तक ये लायबिलिटी है? जब तक मैं पूरा काम ना कर दूं, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास, भाई इसको नोट डाउन कर लेना, जब भी कोई इनकम रिसीव इन एडवांस है, इनकम रिसीव इन एडवांस है, ठीक है। तो अगर इनकम रिसीव हो रही है एडवांस में, मेरे पास एक टाइप की वो लायबिलिटीज होती है, ठीक है। तो इसका ना फर्क क्या पड़ता है मेरे पास? भाई पहला जो इफेक्ट पड़ेगा वो है ऐड कर देंगे कैश या बैंक में, ठीक है। ऐड करेंगे कैश में या फिर बैंक में। और जो दूसरा इफेक्ट है वो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे। और भाई किस नाम से ऐड करेंगे? इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। मतलब कि इनकम का जो नाम होगा ना, अगर कमीशन है तो कमीशन लिख देंगे, ठीक है, या फिर कुछ और है तो वो लिख देंगे। तो किस नाम से आएगा मेरे पास? इनकम रिसीव इन एडवांस। सुनो, तो पहले तो ये बात समझ में आ रही है। देखो अब ना मेरे पास क्या है कि जो 6 वही था कि इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। सुनो भाई, कभी भी अगर मेरे पास इनकम जो है एडवांस में रिसीव होती है, उस टाइम बस हमें एक बात ध्यान रख के चलनी है कि भाई पहले तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। मतलब जब भी मेरे पास इनकम आती है ना, वो देखना है एडवांस है या कैसी इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरे पास नॉर्मल कितने का भी जो कमीशन रिसीव इन एडवांस है 2000 रुपये। तो भाई देखो सिंपल सा मान लो, कैश में पहले 2000 रुपये ऐड कर दो और प्लस यहाँ मेरे पे क्या है, इसमें तो कोई ऐड नहीं होगा, और जो स्टॉक है इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। और कहाँ ऐड होगा? और कहाँ ऐड होगा? मैं अभी जो कैपिटल है उसके अंदर 50,000 ऐड करूंगा या फिर सिर्फ 2000 कर दूँ? कैपिटल में 2000 ऐड, मैं ऐसा मारूंगा बर्बाद इंसान। तो भाई यहाँ पे क्या है कि इसमें पहले 0 होगा, इसमें लायबिलिटी साइड में इनकम रिसीव इन एडवांस के नाम से एक और खुल जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पे पहले मेरे पास 0 था, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे अब भाई कितने का आता है मेरे पे? 2000 का, ठीक है। तो और कैपिटल में कितना है मेरे पास? 0 है। कैपिटल में कितना है मेरे पे? 0। तो भाई इसको कर दो, कितना है मेरे पास? 1,66,000। और फिर यहाँ पे 20,000 का 20,000 है, और प्लस 15,000 है, और यहाँ पे है 25,000, 2,000, 174,000। बताओ भाई, पहले इन बातों में दिक्कत है किसी को? उसके बाद जो भाई मेरे पास बाकी के जो बचे हुए हैं, कह रहे कि पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। भाई हमें ना एक बात ध्यान रख के चलना है कि सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ समझ जाओ, ठीक है। सेटलमेंट का हमारे पास मतलब क्या है? सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब है, मान लो कि मेरे को किसी से ना 12,250 रुपये लेने, मान लो, ठीक है। अगर वो जो 12,250 रुपये लेने, अब ना वो मेरे को मान लो पैसे दे नहीं रहा है, तो अब क्या करूँगा मैं? भाई उससे बोलूँगा, देख बात ऐसी है कि तू मेरे को ना बस 12,000 दे, 250 अपने पास रख ले, ठीक है। वो फिर भी नहीं दे रहा, कह रहा अरे छोड़ना बाद में ले लियो। मैं एक काम कर 10,000 दे दे, ठीक है, बाकी रख ले। तो उसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ? अभी तो मेरा लॉस हुआ है, लेकिन एक था मेरा क्रेडिटर, ठीक है, उससे ना ये मान के चलो मतलब मैं उसको पेमेंट करता, ये मान लो 52,000 की पेमेंट करता, ठीक है, 52,000 की पेमेंट करता। तो अब वो जो क्रेडिटर है ना, वो मान लो मेरा दोस्त था, जिसको मैंने सामान बेचा, वो मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको 52,000 का सामान बेचा। अब ना मुझे उसने मेरे से बोला कि उसने पहले मेरे को ना 50,000 रुपये ये मान के चलो कह रहा कि ले 50,000 ले ले, ठीक है, और बाद में लेता रहिए। मैं समझ गया 2,000 नहीं देगा वो, ठीक है, दोस्त तो ऐसे ही करते हैं। फिर अच्छा हाँ, उसने हाँ हमने खरीदा, ठीक है भाई, क्रेडिटर से मान लो हमने सामान खरीदा है, ठीक है। और क्या है कि जो हम उसको पेमेंट करने वाले थे वो थी 52,000, ठीक है। पेमेंट कितने की थी?
52,000 की पेमेंट करनी थी, ठीक है। तो मतलब मुझे 52,000 की पेमेंट करनी, मैंने बोला कि भाई तू मेरा दोस्त है, ठीक है, तो ले 50,000 और 2,000 खाते पीते ले लियो, ठीक है। 2,000 कैसे ले लियो? खाते पीते। तो उस टाइम क्या होगा भाई, अगर मैंने बोल दिया कि 2,000 खाते पीते ले लियो, वो समझ जाएगा, तेज चल रहा है ये, ठीक है। तो 2,000 का क्या हमारे पास हमारा प्रॉफिट हुआ है, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है ना हमारा। भाई 52,000 देने थे, मैंने उसको सिर्फ 50,000 रुपये दिए, मतलब 52,000 देने थे, मैंने उसको सिर्फ कितने दिए फुल सेटलमेंट में? फुल सेटलमेंट में मैंने उसको सिर्फ दिए 50,000 रुपये। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बोल भाई। 2,000। हाँ हाँ ठीक है, उसकी एंट्री क्या करेंगे बता। 2,000 के प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? हाँ भाई। पहले तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है, और कैश में भी ऐड होगा, नहीं होगा? चलो सुनो भाई, यहाँ देख जाओ, सुन जाओ क्वेश्चन है मेरे पास, जो सुन जाओ। पहले ये बताओ फुल सेटलमेंट का मतलब पता लगा, ठीक है, कि बता जितना अमाउंट है उससे ये मान लो कम कम करके पेमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा करके पेमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेड टू क्रिएटर महेश। भाई महेश मेरे पास एक क्रिएटर है, ठीक है। ऊपर ढूंढो महेश कहाँ पे है भाई। महेश है कितने का? 25,000 का क्रिएटर है, ठीक है। उसको फुल सेटलमेंट जो हमने पे किया है ना, फुल सेटलमेंट पे किया 22,500। सुनो, एक मेरे पास क्रिएटर था 25,000 का, मैंने इसको 22,500 में निपटा दिया, ठीक है। कितने क्रिएटर था मेरे पास? 25,000 का, उसको मैंने कितने में निपटा दिया? 22,500। प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पे? 2,500। ठीक है, 2,500 का प्रॉफिट हो गया। तो देखो मेरे पास से कैश कितना गया होगा इतना कैश चला गया होगा, बस में आ रही है। 22,500 रुपये मेरे पास से चले गए होंगे, और फिर जो 25,000 है, जो 25,000 का जो मेरे पास ये क्रेडिटर है, लायबिलिटी, वो पूरी खत्म हो गई होगी, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2,500 का, ठीक है। और प्रॉफिट ये कौन सा कहाँ पे ऐड होगा? कैपिटल में। आप सभी भाई सुनो, स्टार्टिंग समझो यहाँ पे क्या है। मैंने बताया कि एक ना कोई था पर्सन, ठीक है, मतलब क्रिएटर है महेश जो है, तो मैं उसको 25,000 रुपये देता, लेकिन मैंने उससे बोला देख बात ऐसी है, तेरे को इतने में लेना तो ले ले, ठीक है, वरना तो अगले साल लियो, ठीक है। या फिर मैं बोल दूंगा भाई तेरा सामान ना खराब था, तो मैं सिर्फ तेरे को इतनी पेमेंट करूंगा। तो उस टाइम ना मेरे पास क्या है, मैं पेमेंट कम कर रहा हूँ। जब भी हम पेमेंट कम करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा ना, सिंपल सी बात है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट। भाई जब भी पेमेंट फुल सेटलमेंट में पे की जाती है, तो देखो मेरे पास से इतने रुपए पहले कैश में से जाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको इतने रुपए ही दिए होंगे, 22,500 रुपये पे किए होंगे। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और भाई जो मेरे पास क्रेडिटर है वो पूरा 25,000 का खत्म हो जाएगा। भाई ऐसा भी होगा क्या मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, उसके बाद बोलेगा नहीं अभी तू है, ऐसा तो होगा नहीं। मैंने क्या बोला, 25,000 रुपये मुझे महेश को देने थे, लेकिन वो 22,500 में ही मान गया, ठीक है। अगर वो 22,500 रुपये में मान गया है तो क्या समझना है हमें कि भाई 25,000 का 25,000 पूरा मैं उसको दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको कितने दिए? 22,500 दे दिए, तो 25,000 से पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ये। 25,000 क्या है? पूरा पूरा माइनस, और भाई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस पे क्या आएगा मेरे पे? कितने का प्रॉफिट है? 2,500 का प्रॉफिट है, तो ये 2,500 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब सुनो, उसके बाद ना जो अगला है मेरे पास, वो थोड़ा ये मान लो भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, 8वां कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव इन कैश। सुनो भाई ये थोड़ा समझ जाओ, ये कैसा है। देखो क्वेश्चन के अंदर जो उसने बोल रखा है ना, वो कह रहा है कि हमने सोल्ड क्या है गुड्स, उसकी कॉस्टिंग थी 15,000, लागत कितनी थी उसकी मेरे पास? 15,000 रुपए का सामान था, ठीक है। अच्छा भाई ध्यान रख के चलना, वो वाला प्रिंसिपल याद है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट वगैरह याद है? थोड़ा ना नोट्स याद कर लेना, ढंग से फायदे में रहोगे। देखो मेरे पास क्या है, स्टॉक जो है ना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। स्टॉक जो हमारे पास रखी होती है किस पे होती है? वो कॉस्ट प्राइस पे। थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के चलना। तो कह रहे कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000। भाई 15,000 का सामान था, मैंने इसको 18,000 में बेच दिया, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या पता लगा, यहाँ पे 3,000 का मेरे को हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। 3,000 का मेरे पास क्या हो रहा है? ये
प्रॉफिट हो रहा है। अब सुनो, 15,000 का सामान था, मैंने उसको 18,000 में बेचा है, तो 3,000 का मेरे पास पहले प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ना जो अगली बात समझनी है, कह रहे कि आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव इन कैश। देखो, तो 15,000 का सामान था, 18,000 में बेचा है मैंने, और इसमें से कह रहा है 5,000 रुपये कैश में रिसीव हो गए। इसका मतलब क्या है, टोटल 18,000 में से कितने रुपए कैश में रिसीव हुए? 5,000, और बाकी के 13,000 का मेरा डेटर बनेगा। बात समझ में आ रही है? बाकी के 13,000 का क्या हो जाए मेरे पास? डेटर बनेगा। अब सुनो, टोटलिंग ना करी, देखो भाई कितना है यहाँ पे, बोले कोई 005, और फिर मेरे पास है, और 5 में से 2 गया तो 3, और फिर 6 में से 2 गया तो 4, तो भाई इतना आ रहा है। और प्लस यहाँ पे 20,000, और प्लस 15,000, और फिर इस साइड जो मेरे पास है 0 आ जाएगा, और प्लस ये आएगा 2,000 का, और इसे ऐड करना 17,650। अच्छा 9 क्यों आएगा भाई? एक मिनट, 0 0 0 का 0 0 का 0, फिर यहाँ पे 5 6, और फिर 176500 है ना? ठीक है। अब सुनो यहाँ पे देखो, पहले इतनी बात समझ में आ रही है, 176500 है। अब सुनो यहाँ पे भाई, उसने क्या बोला है, जो मेरे पास अगली ट्रांजेक्शन है, 15,000 का मैंने सामान बेचा है, और कितने में बेचा है वो? 18,000 रुपये का बेचा है। तो देखो, सबसे पहले भाई जो स्टॉक में से ना 15,000 का माइनस कर दूंगा। कैश कितना मिला मेरे को भाई? इस 18,000 में से जो 5,000 है वो मिला है कैश में, और बाकी का मेरे पास क्या बन जाएगा? डेटर। तो पहले यहाँ पे डेटर कर दो 0, यहाँ भी 0 है, तो भाई कितने का डेटर बन गया मेरे पास? 13,000 रुपये का। ठीक है, डेटर कितने का बनेगा ये? 13,000 रुपये का। और कैश कितना रिसीव हुआ मेरे को? कैश 5,000, कैश मेरे पास जो है वो 5,000 रुपये रिसीव हुए हैं, तो 5,000 रुपये, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब सुनो भाई, प्रॉफिट कितने का है? 3,000 का प्रॉफिट है, तो पहले तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस पर 3,000। ठीक है भाई, पहले बताओ इन बातों में दिक्कत तो नहीं है? सुनो भाई, सबसे तुम्हें ना इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रख के चलनी है, जब भी हम जो है, अच्छा एंट्री, अरे वो तो हो जाएगी एंट्री 8वीं। सुनो भाई, देखो अब ना हमें ध्यान के रख के चलना है, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रख के चलनी है कि किस एंट्री का क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी बातें। ठीक है, अब जो है ना, इसके बाद जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो सिर्फ इसका इफेक्ट बताऊंगा कि हर एक ट्रांजैक्शंस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, हमें वो सारी बात पता होनी चाहिए। उसको थोड़ा सा याद कर लेना, समझ लेना, उनके क्वेश्चंस कर लेना, बाकी होता। ठीक है, पहले से करो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट देखते हैं। भाई एक बार जो लास्ट की एंट्री वो देख लो, कह रहे कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। भाई सुनो, पहले समझो डेप्रिसिएशन है मेरे पास। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है भाई, सुनो, जब भी मेरे पास डेप्रिसिएशन लगता है ना, तो हमें क्या ध्यान रख के चलना होता है? अच्छा, डेप्रिसिएशन किस टाइप का खर्चा है मेरे पास? डेप्रिसिएशन मेरे पास देखो 2 टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसा खर्चा है मेरे पास? इनडायरेक्ट टाइप का एक्सपेंस है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, याद रखना। ठीक है, अब सुनो, तो भाई अगर मेरे पास क्या है कि डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो इसका मतलब पहले जो मेरे पास फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर की जो वैल्यू है, ये पहले बताना कितना आएगा? 148500, और यहाँ पे है 20,000, और फिर यहाँ पे आएगा 0, और प्लस 13,000, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 2,000, और यहाँ पे 179,9500। सुनो भाई, पहले मेरे पास ये है, उसके बाद ना जो देखो अब ना करना क्या है, उसने बता रखा है कि जो फर्नीचर है
मतलब कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। पहले फर्नीचर की वैल्यू देखो कितनी है, 20,000 है, 20,000 का 10% निकालो, कितना, 2,000 आएगा। ठीक है, अब सुनो, जो मेरे पास ये 2,000 आया है, पहले बताओ, देखो मैं तुम्हें क्या बताता, ऐसा कोई सा भी खर्चा, कोई सा ऐसा खर्चा जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, उसको क्या है कि एक तो कैश में से, दूसरा कैपिटल में से माइनस करते हैं। पहले मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, जैसे मान लो मैंने रेंट पे कर दिया, ठीक है, सैलरी दे दी, जब भी कोई सी चीज़ हमें रिटर्न में नहीं मिलती है ना, जब भी कोई चीज़ हमें रिटर्न में ना मिले और वो खर्चा हुआ है, तो वो क्या पहले तो कैश में से माइनस होगा और दूसरा कैपिटल में से माइनस होगा। लेकिन मेरे पास फर्नीचर किस टाइप का एक्सपेंस है, फर्नीचर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके बदले कुछ मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा ना, तो ये क्या करेंगे हम, पहले फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, दूसरा कैपिटल में से। भाई ध्यान रखना, जितने भी तुम्हारे पास क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, एक तो जिस चीज में से उसको माइनस कर रहे हैं वो होगा और दूसरा कैपिटल में से होगा। ठीक है, सैलरी का तुम्हारे पास बेस्ट एग्जांपल है, सैलरी मेरे पास क्या है कि पहले कैश को कम करती है हमारे पास, और दूसरा क्या ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो मेरे पास क्या है, कैपिटल में से माइनस होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे जो 9th है वो है 10, डेप्रिसिएशन देख लेना, डेप्रिसिएशन 10% है, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो फर्नीचर है उसमें से 2,000 माइनस कर दो, भाई सबको परसेंटेज निकालना था ना। उसके बाद है यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, और जो मेरे पास यहाँ पे, यहाँ भी कुछ नहीं है और इस जगह भी नहीं, और कैपिटल में से कितना माइनस कर देंगे, 2,000। ठीक है भाई, देखो ये चीज ना तुम्हें आनी चाहिए सबसे पहली बात। उसके बाद लास्ट में तुम्हें बस चेक करना है कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है या नहीं है। ठीक है, आ गया तो सही है, वरना गलत है। बस में आ गई, तो भाई इस चीज को पहले तुम्हें आना चाहिए, फिर देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है। सुनो भाई, देखो अब ना मैं तुम्हें जितनी भी बातें बताऊंगा और जितने भी ट्रांसैक्शन बताऊंगा, पहले वो सारी की सारी बात में बात पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो, मैं पहला तुम्हें बता दूं, सबसे फर्स्ट जो मेरे पास है वो है ड्राइंग। सुनो भाई, ड्राइंग का सिंपल सा मतलब क्या है, मनी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। देखो मनी भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर क्या है, मेरे पास मैं पैसे भी निकाल सकता हूँ और कोई सा जो सामान है वो भी निकाल सकता हूँ, फर्नीचर भी निकाल सकता हूँ, मतलब कि मान लो जो कंपनी के अंदर है ना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ असेट्स में से। ठीक है, तो सिंपल सा क्या ध्यान रख के चलना है कि अगर मेरे पास ड्राइंग होती है तो सबसे पहले जो हम माइनस करेंगे ना, वो मेरे पास जो चीज़ हमने निकाली है, कैश हो सकता है वहाँ पे, या फिर गुड्स हो सकता है, या कोई सी भी असेट्स हो सकती है। ठीक है, तो इन सब में से पहले माइनस करते हैं। और दूसरी बात भाई मेरे पास क्या है कि जो कैपिटल है, कैपिटल में से माइनस कर दो। बताओ पहले बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो अब जो मेरे पास ना नेक्स्ट है, देखो तुम्हारे पास इसका क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से बोल देगा कि मनी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, या फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज की बात आ जाए तो समझ लेना भाई मेरे पास क्या है, वो ड्राइंग है। इसके अंदर क्या ध्यान रखी बात चलनी में, पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज की बात आ गई, समझो तुम्हारे पास क्या है, ड्राइंग है, और ड्राइंग की हमारे पास ट्रांजैक्शंस ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ना मैं तो बताता कोई सा भी ऐसा खर्चा जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जैसे मान लो रेंट हो गई, सैलरी, अगर ये सारी बातें होती है, मैंने इसका बता दिया, एक तो कैश या बैंक में से माइनस कर दो, और दूसरा क्या है कि कैपिटल में से माइनस कर दो। मतलब कि अगर सिंपल सी बात बोलूं, एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर कोई सा भी मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके भाई दो इफेक्ट है मेरे पास। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पहला जो मेरे पास जाएगा ना, वो तो कैश या फिर बैंक में से पहले इसको माइनस कर देंगे। पहला कहा जाएगा कैश या बैंक में से, और जो दूसरा है वो कैपिटल में से। अच्छा क्या करेंगे भाई, ये सब माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेरे पास है भाई, ये मान के चलो मैंने तुम्हें डेप्रिसिएशन के बारे में बता दिया था अभी। ठीक है, कि डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। डेप्रिसिएशन में सिंपल क्या ध्यान रखना है, एक तो असेट्स की वैल्यू कम करनी है और दूसरी कैपिटल की वैल्यू। ठीक है, अगर किसी भी डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, ठीक है, अगर असेट्स है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है, असेट्स के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो क्या है मेरे पास भाई, पहले तो माइनस कर देंगे असेट्स में से, जो असेट्स है पहले उसकी वैल्यू माइनस कर दो, और जो दूसरा है मेरे पास, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, जो कैपिटल है, कैपिटल में से भी माइनस ही करना होता है। बताओ यहाँ तो दिक्कत तो नहीं है? सुनो भाई, नेक्स्ट मेरे पास कह रहा है
अब ना भाई एक ना हेडिंग डाल लेना, मतलब कि इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग डाल के चल। पहले तो ये सारी जितनी पुरानी बात थी ये वही है। अच्छा, एक और मैं जो प्रॉफिट और लॉस है ना उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट का क्या फर्क पड़ेगा और जो लॉस है उसका क्या फर्क पड़ता है। देखो, अगर मेरे पास क्या है कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे कैपिटल में, ठीक है, और दूसरा प्रॉफिट जिस टर्म्स में मुझे मिला है, कैश में मिला तो कैश में ऐड करेंगे, और बैंक में मिला तो बैंक में ऐड करेंगे। तो अगला कहाँ ऐड करेंगे, कैश में या फिर बैंक में ऐड कर देंगे। और अगर ऐसे ही मान लो मेरे पास लॉस हो गया, अगर लॉस है तो लॉस का भी दो है, पहले यहाँ पे कर देंगे लेस। ठीक है, लेस कहाँ से करेंगे भाई, जो कैपिटल है उसमें से लेस कर देंगे। और यहाँ पे जिस चीज में मेरे पास लॉस हुआ है ना वो, इस मान लो कैश से लॉस हो गया, ठीक है, या फिर मान लो गुड्स का लॉस हो गया, ठीक है, तो उन सब जगह से मेरे पास क्या है, मतलब कि माइनस कर देंगे, गुड्स वगैरह हो या फिर जो भी चीज है, कैश बैंक, कोई भी चीज हो, जिस चीज में से लॉस होगा उस में से माइनस करेंगे। भाई अब जो मेरे पास है इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ adjustment transactions, effect of adjustment transactions on accounting इक्वेशन। भाई देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन पे ना जो हमारे पास एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है, इसका क्या फर्क पड़ता है, पहले समझते हैं कि एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस होती क्या है। भाई जो एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन है, पिछले साल की जो ट्रांजैक्शंस हो या फिर आगे आने, मतलब कि जो अगले साल की जो ट्रांजैक्शन है ना, उन सबको जो हम इसी साल में रिकॉर्ड कर लेते हैं ना वो। जैसे मान लो तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले महीने जो मेरे को रेंट पे करा था वो था 25,000 रुपये, लेकिन मैंने जो रेंट पे किया वो सिर्फ 20,000 रुपये पे किया, तो पिछले महीने का 5,000 बाकी है ना, उसको मैं इस महीने में आके एडजस्ट करूंगा। ठीक है, दूसरा बता दूं, मैंने मेरा इस महीने का जो रेंट था वो था सिर्फ 25,000 रुपये, मैंने 30,000 रुपये पे कर दिए, तो 5,000 रुपये रेंट मेरा एडवांस में चला गया। जो 5,000 रुपये का रेंट मेरा एडवांस में गया है, ठीक है, वो क्या कर देंगे, उसे बोलेंगे एडवांस रेंट पे किए, तो उसको आगे साल वाले के लिए एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारी बातें होती है। नेक्स्ट समझो, मतलब इसके अंदर जितनी बातें बताऊंगा वो सारी ध्यान रख के चलनी है। जो मेरे पास फर्स्ट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सुनो भाई, पहले समझो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस पीरियड। ठीक है, मतलब कि जो पिछले किसी भी अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित जो मेरे पास ट्रांजैक्शंस होगी उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब कि एक्सपेंस होगा, उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बात समझ आ रही है भाई? अब से मैं आउटस्टैंडिंग को ऐसा लिखा करूंगा, ओ और एस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, मतलब सिर्फ ओ एस लिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग को। अब सुनो, तो भाई इसका मेरे पास इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले क्या करूंगा मैं कि जो पहला इफेक्ट है, अच्छा ये बात बताओ, पहले मैं तुम्हें ना इफेक्ट समझा दे रहा हूँ, इफेक्ट कैसे होगा। ठीक है, पहले मैं क्या बता रहा हूँ, जो इफेक्ट है ना पहले समझा रहा हूँ कैसे है। जैसे मान के चल लो कि मेरा जो पिछले महीने का जो रेंट है वो था 25,000 रुपये। पिछले महीने का रेंट कितना था, 25,000 रुपये। और ये जो 25,000 है, ठीक है, क्या करना है हमें इस 25,000 का, देखो 25,000 का जो मेरे पास है उसमें से रेंट था 25,000, मैंने सिर्फ कितना पे किया था, 20,000 रुपये, तो 5,000 रुपये कितना मेरे पास बाकी है अभी, 25,000 में से 20,000 मैंने क्या है पे किया है, तो 5,000 बाकी है। तो 5,000 जो ये मान लो मेरे पास मार्च का है और ये अप्रैल का है, तो अप्रैल के महीने में 5,000 रुपये रेंट में और बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जो 5,000 रुपये है वो और बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि पिछले महीने का जो मेरा रेंट था वो था 25,000 रुपये, और इस महीने का मतलब कि इसमें मैंने सिर्फ 20,000 रुपये पे किए, 5,000 रुपये और बढ़ गए। जो 5,000 रुपये और बढ़ गए हैं वो इस महीने में ऐड नहीं हो जाएगा। बात समझ आ रही है? वो क्या भाई, इस वाले महीने में ऐड हो जाएगा। अब सुनो, जो पहले मेरे पास इसमें ना, भाई एक साइड लिख लो, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। देखो पहले मेरे पास क्या हुआ, एक तो लॉस हो गया इस महीने का, बढ़ गया ज़्यादा खर्चा,
उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। दूसरा क्या कर देंगे भाई, जो मेरे पास ना क्या है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के नाम से या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लायबिलिटी साइड में कॉलम खोलेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, वो भी कहाँ से, कैपिटल में से। और दूसरा क्या है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का मैं क्या एक अकाउंट खोलूंगा लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, एक अकाउंट खोलूंगा और उसमें जाके ऐड कर दूंगा। बताओ, ये पहली बात समझ में आ रही है? दूसरा भाई इन बातों में दिक्कत तो नहीं है? सुनो, दूसरा मेरे पास कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंस। भाई देखो, उसने मेरे पे जो अगला बोल रखा है प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, मैंने एक्सपेंस पेड इन एडवांस। भाई रिचार्ज करवाते हैं ना, रिचार्ज दो तरीके से होता है, पहला मेरे पास है प्रीपेड, दूसरा होता है पोस्ट पेड। देखो प्रीपेड का मतलब क्या है, पहले मैंने रिचार्ज करवा लिया फिर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद पोस्ट पेड का मतलब क्या, पहले यूज कर लो फिर जाके रिचार्ज मतलब कि पेमेंट कर दो जितना भी तुम्हारे पास आता है। ठीक है, तो पहला मेरे पास है प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, सुनो, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है। भाई मैंने लिखवा रखा था वैसे नोट्स में, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। भाई जब भी हम एक्सपेंस को एडवांस में पे करते हैं ना, तो मेरे पास होता क्या है, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, मेरा कैश खत्म होगा, सिंपल सी बात, लॉजिक लगाओ। ठीक है, पहले मेरे पास क्या है, जो कैश है पहले वो चला जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या है कि एक ना असेट्स ना बन जाए मेरे पास, किस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक असेट्स बन जाएगी। तो पहला मेरे पास क्या इसका इफेक्ट है, देखो जो पहला इफेक्ट जो मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस का पड़ेगा, कैश में से माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, कहां से, कैश में से या फिर बैंक में से, जिससे पेमेंट करूंगा पहले उसमें से लेस कर देंगे। और जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड जो मेरे पास क्या आएगा, असेट साइड में ना मेरे पास क्या है कि असेट साइड में एक न्यू रो आ जाएगी, या फिर न्यू मेरे पास क्या है कि न्यू बनेगा, और वो क्या नाम होगा उसका, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है भाई, थर्ड जो है वो है भाई एक्रूड इनकम, जिसको लोग एक्वर्ड इनकम भी बोलते हैं, एक्रूड इनकम। भाई इसका मतलब सिंपल है, एक्रूड इनकम का मतलब मेरे पास क्या हो जाता है कि, कौन बताएगा, एक्रूड इनकम, वो जो हम कमा लेते हैं पर मिलती नहीं। हाँ, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, हमने पैसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, हमने पैसा कमाया लेकिन हमें पैसा क्या है अभी नहीं मिला। तो सिंपल सी बात सोचो, पहले मेरे पास एक असेट्स बन जाएगी, क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने पैसा कमाया, मुझे अभी तक पैसे मिले नहीं है, हम क्या समझेंगे कि भाई जो मेरे पास पहले एक असेट्स बन गई, असेट्स का नाम क्या होगा, एक्रूड इनकम। ठीक है, तो भाई अब ना सिंपल सी बात ध्यान रखो, पहले मेरे पास एक असेट्स बन जाएगी। ठीक है, पहले मेरे पास क्या एक असेट्स बन गई, असेट्स का नाम क्या होगा, एक्रूड इनकम। दूसरा इफेक्ट कौन बताएगा, नहीं, देखो पहले मेरे पास तो एक्रूड इनकम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक तो चलो मान लो मैंने बोला एक ना असेट्स हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी मेरे पास ऐसा हो जाता ना कि इसके दो इफेक्ट हैं। ठीक है, पहला इफेक्ट मेरे पास क्या है, मतलब कि जो फर्स्ट है, एक ना असेट साइड में, असेट साइड, उसमें क्या करेंगे भाई, एक न्यू कॉलम बनेगा और उसका नाम क्या होगा, एक्रूड इनकम। और जो दूसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या है मेरे पास, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कैपिटल में। अच्छा ये बताओ, चलो मैंने मान लिया कि एक्रूड इनकम है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एडवांस इनकम आ गई तो क्या होगा। एडवांस इनकम मेरे पास क्या है, एक तो पहले कैश आ गया होगा मेरे पास, दूसरा क्या, लायबिलिटी बढ़ जाएगी,
लायबिलिटी का नाम क्या होगा, इनकम रिसीव इन एडवांस, मैंने टॉप पे लिखवाया भी था इससे पहले, ठीक है, मतलब जो कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया था। तो मेरे पास जो अगला है उसे बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो भाई क्या है इसका मतलब, मैंने कोई सा पैसा कमाया नहीं लेकिन मिल गया, ठीक है। इनकम डू नॉट अर्न बट रिसीव्ड, इनकम डू नॉट अर्न बट रिसीव्ड, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। जो मेरे पास पहला इफेक्ट है वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में मेरे पास एक क्या है कि न्यू ओपन होगा, उसका नाम क्या होगा, अर्न इनकम आ जाएगा, ठीक है। अर्न इनकम, और उसके बाद भाई ऐड कर देंगे, ठीक है, वहां पे आके। और जो दूसरा है कैश मेरे पास रिसीव हो जाएगा, असेट साइड में ऐड कर देंगे, किसमें, या तो कैश हो सकता है या फिर बैंक, कैश में या फिर जो बैंक है उसमें जाके क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। भाई इतनी बात पहले समझ आई सबको। भाई पहले इन बातों को ध्यान में रखते हुए, वही मद्देनजर रखते हुए, इलिस्ट्रेशन नंबर तो 5वां और जो छठा है वो घर से करके लेके आना है। वैसे भी नेक्स्ट क्लास में होगा, वैसे 5वां और छठा करके लाना, उसके बाद जाके सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। कल उसे स्पीड में नोट डाउन।